ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। आरंभिक जीवन। तब मुझमें वैराग्य का बीज नहीं पड़ा था, न सात्विक परिधानों के अंकुर खिले थे और न अध्यात्म की सीढ़ियों ने अपनी ओर आकर्षित किया था। मैं एक अल्हड़ अबोध बालक था। मैं मंदिर और घर में कोई अंतर नहीं समझता था। बाबाओं के साथ खेलने के सिवाय और कोई तात्पर्य नहीं था और प्रायः एक बाबा बरगद के पेड़ के नीचे आकर मुझे पकड़ लेता था। वह पेड़ मेरे दरवाजे पर ही था। अब भी वह पेड़ अपनी यादें लिए वैसा ही खड़ा है। मैं बाबा को नहीं पहचानता था। बाबा मुझे प्यार देते थे। उनके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता था। वे बाल्टी की बाल्टी पानी पी जाते थे, फिर फव्वारे की तरह फेंक कर लोगों को हंसाते थे। वे अपने कमंडल से फल निकाल कर बांटते थे और बच्चे को फल देने के बाद भी कमंडल में फल बचे रहते थे। वे जब कभी आते, मुझे आवाज़ देकर घर के फाटक पर बुला लेते और अंगुली पकड़कर पेड़ की जड़ तक ले जाते। प्यार से बैठाते, तब तक वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती। सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे। वे फाटक के अंदर कभी नहीं आते थे। मेरी माँ राज तपेश्वरी को समझाते। वह अपने जीवन से निराश थी और भविष्य को ईश्वरोपासना में समर्पित कर हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। भौतिक सुखों से वह टूट गई थी और आध्यात्मिक सुख से जुड़ गई थी। वह डरती थी कहीं बाबा मुझे लेकर चले न जाएं। नारी का सुलभ प्यार और ममता का उद्गार रह रहकर सतर्क कर रहा था। कभी कभी बाबा मुझे ले जाने के लिए कह दिया करते थे। न चाह कर भी सब कुछ बाबा के अनुकूल हो ही जाता था। मैं धीरे धीरे बौद्धिक विकास की पगडंडी पर चल पड़ा। घर पर लोग मुझे पढ़ाने आने लगे। कभी कभी बाबा भी आकर पढ़ाने लगे। मैं कुछ दिनों तक बदायूं के विद्यालय में अध्ययन करता रहा। रामायण और गीता का पाठ प्रतिदिन दरवाजे पर होता था। काली और दुर्गा की पूजा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। मैं धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा था। मैं जीवन की विकास की सीढ़ियों पर पग रखने लगा था। मैं परिवार की परिभाषा और समाज के नियमों का अस्तित्व जानने लगा था। एक दिन मैं स्कूल जाने के भय से छिप गया। परिवार के लोग परेशान हो गए। सारा इलाका खोज डाला। तभी बाबा आकर सीधे मेरे पास खड़े हो गए। मैं एक पालकी में छिपकर बैठा था। मेरा कान पकड़कर बाबा ने मुझे बाहर निकाला। लोग सोच भी नहीं सकते थे मैं पढ़ने से डरता था, खेलने में रुचि रखता था। घर पर रहो तो पढ़ाई का भय, बाहर जाओ तो स्कूल की चिंता, पर पढ़ना तो था ही। मैं पढ़ता रहा। गांव में वैमनस्य पल रहा था। अमीरों और गरीबों का झगड़ा। कोई मजदूरी करके पेट पाल रहा था तो कोई अनाज की ढेर पर सो रहा था। मैं यदा कदा फाटक से बाहर निकलकर
मजदूरों के बच्चों के साथ खेलने लगता था। उनके साथ तालाब में स्नान करने लगता था। अपने कपड़े खोलकर उन्हें दे देता था। तभी कोई मुझे पकड़ कर ले आते थे और मेरी अच्छी पिटाई हो जाती थी। बाबा आकर बचा लेते थे। मैं बचपन से ही निरामिष था। माँ भक्ति में लीन थी, पर मुझे सब कुछ खाने के लिए कहा करती थी। फिर भी मैं हट करके नहीं खाता था। धीरे धीरे बचपन के मित्रों को छोड़कर मैंने विदा ली। गांव के साथी मेरी राह देखते, स्कूल के साथी मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करते। बच्चन सिंह, चंद्रशेखर, सूरज, नारायण सिंह, विश्वनाथ जब कभी हमसे मिलते तो गांव में एक समा सा जाता था। मैं बहुत छोटी उम्र में कहानियाँ और नाटक लिखने लग गया था। मेरे नाटक का लोग अपने यहाँ मंचन करते थे, जिसमें कुछ नाटक बहुत ही चर्चित रहे, जैसे अरमान, पृथ्वीराज चौहान, सत्य हरिश्चंद्र और माँ। लोगों ने स्कूल और कॉलेजों में उनका मंचन किया। मैं इन सभी साथियों से बिछुड़कर दार्जिलिंग की घाटियों में आ गया। धनंजय सिंह, खैराडीह, नगीना सिंह, राम प्यारे सिंह, प्रकाश सिंह, ये सभी छोटी से छोटी स्टेटों के उत्तराधिकारी थे। इन्हीं में मंदिरों की पूजा करने वाले पुजारी जी थे। बराव का विद्यालय जमींदारी का प्रतीक था, जिस पर परिवार के सदस्यों का एक छत्र राज्य था। अंग्रेज छात्र तक वहाँ चू नहीं कर पाते थे। गरीबी तो स्वतः अपनी व्यवस्था पर रोती थी। मैंने वहाँ पर अमीर और गरीब का भेदभाव पनपते पाया। आदमी को आदमी से नफरत करते पाया। दार्जिलिंग की घाटियों में जब मैं शिक्षा ले रहा था, उस समय भी वही योगी आकर मुझसे 2 रुपये मांग कर ले जाया करता था। बदले में मुझे प्रकृति के सौंदर्य से खेलने के लिए मजबूर कर देता था। प्रकृति का मनोहर दृश्य कंचनजंगा की घाटियों में मुझे आवाज़ देने लगता था। मैं बेचैन होकर भागता था, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर। मैं प्रकृति में खो जाना चाहता था, पर बेचैनी दूर नहीं हो पा रही थी। मैं थक कर गिर जाता था। तब वह महापुरुष आकर मुझे अपनी गोद में सुला देता था। मैं उसकी गोद में सोकर प्रकृति का ऐश्वर्य अपनी आँखों से पिया करता था। हम जीवन के मधुमय बसंत में सफ़र करने लगे। हमारी मन में आशाओं के फूल खिलने लगे थे। अपने इर्द गिर्द घूम रहे समाज को हम पहचानने लगे थे। हम सभी सहपाठी ऐश्वर्य में पल रहे थे। लक्ष्मी हमारे साथ थी। अंग्रेज छात्र हमसे डरते थे और हम उन्हें डराते भी थे। मुझे अंग्रेज़ों से नफरत थी। रह रह कर मैं किसी को मार बैठता था, पर बाबा आकर समझौता करा देते थे। एक दिन मैं अपने सभी सहपाठियों के साथ हिमालय की घाटी में घूमने चला गया। हम सब झरने के पानी से खेलने लगे। तभी बाबा जी दूर से खड़े होकर मुझे बुलाने लगे। मैं उनकी तरफ चल दिया। काफ़ी देर तक मैं पीछे पीछे चलता रहा। कंचनजंगा पहुंचकर बाबा मुझे एक गुफा में लेकर घुस गए और मैं बाबा के साथ अंदर चलता रहा।
बहुत बड़ी गुफा थी। दीपक की तरह मीठा मीठा प्रकाश गुफा में फैल रहा था। कुछ सर्प इधर से उधर आ जा रहे थे, जिनमें मस्तिष्क पर मणि जैसा प्रकाश था। कुछ दूर तक जाने के बाद अपार संपदा का भंडार मिला। कुछ तिब्बतियन सदृश बौद्ध भिक्षु बैठे थे। लांगपोंग जात की घनी आबादी थी। बड़े बड़े पत्थरों को काटकर घटनुमा बनाया गया था, जो अनेक थे। सभी में हीरे जवाहरात चमक रहे थे और कुछ घड़ों में खाद्यान्न रखे हुए थे। बाबा मुझे लेकर गुफा में चलते हुए सभी से परिचय कराने लगे। मैं उनके यान को देखकर आश्चर्य कर रहा था। धन संपदा उनके लिए आकर्षण का विषय नहीं थी। कुछ स्त्रियां नृत्य कर रही थीं। उनके शरीर प्रायः नंगे ही थे। कुछ अंगों को उन्होंने आभूषणों से ढक रखा था। दूसरे रास्ते से बाबा मुझे गुफा से निकालकर एक बड़े मैदान में बाहर आ गए। कंचनजंगा बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा था। नेपाल के गांव और दार्जिलिंग शहर मनोहर छटा बिखेर रहे थे। दिन काफ़ी चढ़ गया था। मेरे साथ के लोग अभी वहाँ पिकनिक मनाने में व्यस्त थे। बाबा मुझे लेकर वहाँ पहुँच गए। बाबा के साथ मुझे देखकर सभी लोग चकित हो गए। कितनों को अभी तक मेरा ख्याल ही नहीं आया था। बाबा जाने लगे तो उन्होंने लौटकर मुझसे 2 रुपये मांगे। मैंने उन्हें 2 रुपये दे दिए और वह अलख निरंजन करते हुए चले गए। छुट्टियों में मैं नेपाल चला गया। काफ़ी पैदल चलकर हम लोग काठमांडू पहुँचे। तत्कालीन युवराज के साथ हम लोगों ने कुछ दिन गुजारे। वहाँ भी वह योगी आकर कुछ करने कुछ न करने को कहकर चला जाता था। अगर मैं कुछ करना भी चाहता था तो वह अचानक आकर मेरा हाथ पकड़ लेता था। कहता था, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम पूरे जीवन में उलझ जाओगे। बदले में कहता था, अच्छा मुझे 2 रुपये दे दो। मैं अपने घर आ गया। सभी कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आया। एक उदासीनता चारों तरफ फैली हुई थी। न बच्चों में वह चहल पहल थी, न शहर में रौनक थी। गांव और शहर के साथ कुछ घट गया था या मुझ में ही कुछ परिवर्तन हो गया था। मैं लौट गया। माँ रो रही थी। बहनें अपने अपने स्नेह की दुआएं दे रही थीं, पर मैं नहीं लौटा। मुझे लक्ष्मी का प्यार मिल गया था। उसका संरक्षण मेरे जीवन के लिए उद्धार बन गया था। करसियांग दार्जिलिंग की घाटियों में हम अपने जीवन का ताना बाना बुनते रहे। बाबा वहाँ भी आकर हम दोनों के कान पकड़ लेते थे और हमें अपने पास बैठाकर जीवन के उद्देश्यों से परिचित कराते थे। मैं पहाड़ियों में दूर भाग जाना चाहता था। लक्ष्मी मुझे वैभव की दुनिया में खींचकर जीने के लिए कह रही थी। मैं जीवन को सजाना चाहता था, पर मुझे जीवन से भय होता गया। मैं रह रहकर गहरे चिंतन में खो जाता था। मौत से मैं डर गया था। जब भी किसी का शव को देखता तो मन ही मन कांपने लगता था। उसी वक्त कहीं बैठकर चिंतन करने लगता, क्या मैं भी मर जाऊंगा और जो कुछ मेरे साथ घट रहा है वह सब अधूरा रह जाएगा। मैं जीवन को
अधूरा छोड़ देना नहीं चाहता था। लक्ष्मी एक बालिका थी। वह मेजर जनरल की लड़की थी। कहीं दूर नेपाल के इतिहास से जुड़ा उसका गांव था। वह भारत में रहकर अध्ययन कर रही थी। उस वक्त नेपाल में राणा शासन था। युवराज और राणा परिवार के अनेक सदस्य दार्जिलिंग में हमारे साथ थे। भूटान के युवराज भी हमारे साथ थे। शेष अगले भाग में।